नमस्कार बच्चों आज हम पढ़ेंगे उभय प्रतिरोधक। पिछले जो दो लेक्चर हमने इस लेसन के लिए थे उनमें एक में तो पीएच के बारे में पढ़ा था कि अम्लीय अभिक्रियाएं कौन सी होती है। दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ा था अम्लीय पीएच यानी मृदा के पीएच को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा था। और तीसरा लेक्चर हमने पीएच के महत्व के बारे में पढ़ा था, है ना। आज हम पढ़ेंगे उभय प्रतिरोध। देखो उभय प्रतिरोध क्या होता है। जब किसी विलयन में अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाएं, किसी विलयन में अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाएं तो उस विलयन के पीएच में कोई परिवर्तन नहीं हो। यदि किसी विलयन में अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाते हैं और उस विलयन के पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं उभय प्रतिरोधक। ऐसा विलयन जिसमें अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर विलयन के पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता है उभय प्रतिरोधक, या बफर भी बोलते हैं इसको। बफर सॉल्यूशन भी कहते हैं, बफर विलयन भी कहते हैं। तो ध्यान देना, जब किसी विलयन में अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर विलयन के पीएच में कोई परिवर्तन नहीं हो। फिर देखना, जब किसी विलयन में अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर विलयन के पीएच में कोई परिवर्तन नहीं हो, तो विलयन के पीएच में कोई परिवर्तन नहीं हो तो विलयन के इस कार्य को उभय प्रतिरोधी क्रिया कहते हैं। और यह गुण जिस विलयन में पाया जाता है उसे उभय प्रतिरोधी विलयन कहते हैं। आप सिंपल सा लिख सकते हो कि वह विलयन जिसमें अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर विलयन के पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता है उभय प्रतिरोधी विलयन कहलाता है। वह विलयन जिसमें अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर विलयन के पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता है उभय प्रतिरोधी विलयन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, बता सकते हो वह विलयन जिसमें अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर विलयन के पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता है बफर विलयन कहलाता है। ऐसा विलयन जिसमें अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर विलयन के पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता है बफर विलयन कहलाता है। वह विलयन जिसमें अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर विलयन के पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता है बफर विलयन कहलाता है। ऐसा विलयन जिसमें अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर विलयन के पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता है बफर विलयन कहलाता है ना। दुर्बल अम्ल और दुर्बल अम्ल के प्रबल क्षार के साथ क्रिया से बना लवण अम्लीय बफर। बफर वैसे दो प्रकार के होते हैं, अम्लीय बफर, क्षारीय बफर। एक साधारण बफर भी होता है लेकिन आपके सिलेबस में अम्लीय और क्षारीय बफर। तो अम्लीय बफर याद रखना क्या होगा, दुर्बल अम्ल, जैसे एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल होता है और इसी दुर्बल अम्ल की किसी प्रबल क्षार के साथ क्रिया करवा दे, जैसे ये एसिटिक अम्ल है और इसकी क्रिया हमने NaOH से करवाई तो अम्ल का तो H और क्षार का OH जल के रूप में निकल जाएंगे तो सोडियम एसीटेट बनेगा, ये सोडियम और ये एसीटेट आयन। तो एसिटिक अम्ल और सोडियम एसीटेट इन दोनों के मिश्रण को हम कहेंगे अम्लीय बफर, है ना। एसिटिक अम्ल और सोडियम एसीटेट के मिश्रण को कहेंगे हम अम्लीय बफर। तो दुर्बल अम्ल होगा और दुर्बल अम्ल की प्रबल क्षार के साथ क्रिया से बना लवण, ये तो अम्लीय बफर कहलाएगा। जबकि दूसरा होता है क्षारीय बफर, है ना। क्षारीय बफर में क्या होता है, क्षार, दुर्बल क्षार और दुर्बल क्षार की प्रबल अम्ल। दुर्बल क्षार लेंगे जैसे आपने ले लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार, और प्रबल अम्ल ले लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दुर्बल क्षार ले लिया और इसी दुर्बल क्षार अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रबल अम्ल HCl के साथ क्रिया करवाई तो अमोनियम क्लोराइड बन गया NH4Cl। तो इन दोनों का मिश्रण, यानी ये तो दुर्बल क्षार है और ये लवण है, लेकिन लवण किसका, इसी दुर्बल क्षार का प्रबल अम्ल की क्रिया से बना हुआ लवण है, तो इसे हम कहेंगे क्षारीय बफर। अब बफर के गुण क्या होंगे, उभय प्रतिरोधी विलयन का पीएच निश्चित होता है, इससे अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता,
है ना। उभय प्रतिरोधी विलयन क्या गुण होता है उभय प्रतिरोधी विलयन का? उभय प्रतिरोधी विलयन का पीएच स्थिर रहता है। उभय प्रतिरोधी विलयन का पीएच स्थिर रहता है। इसमें अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता। उभय प्रतिरोधी विलयन का पीएच निश्चित होता है। इसमें अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता। ध्यान रखना, उभय प्रतिरोधी विलयन का पीएच निश्चित होता है। इसमें अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर विलयन के पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता। देख सकते हो आप, है ना। उभय प्रतिरोधी विलयन का पीएच निश्चित होता है। इसमें अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस विलयन का पीएच तन्यता से भी प्रभावित नहीं होता। आप पानी मिलाओगे है ना, तो भी इस विलयन का पीएच प्रभावित नहीं होगा। ध्यान देना। मृदाओं में उभय प्रतिरोधन, अब मिट्टी में भी उभय प्रतिरोधन होता है। मिट्टी में भी आप थोड़ा सा अम्ल या क्षार मिलाओगे तो मिट्टी के पीएच में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो मृदाएं उभय प्रतिरोधन प्रदर्शित करती है। मिट्टी भी उभय प्रतिरोधन, यानी मिट्टी के अंदर भी आप थोड़ी मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाओगे तो मिट्टी के पीएच में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो मृदाएं उभय प्रतिरोधन प्रदर्शित करती है। मृदा के पीएच में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यकता से अधिक अम्ल या क्षार मिलाना पड़ता है। मृदा के उभय प्रतिरोधन, मृदाएं उभय प्रतिरोधन प्रदर्शित करती है। मृदा के पीएच में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यकता से अधिक अम्ल या क्षार मिलाना पड़ता है। ध्यान रखना, मृदा के पीएच में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यकता से अधिक अम्ल या क्षार मिलाना पड़ता है। मृदा की उभय प्रतिरोधी क्रिया को एक कोलाइडी अम्ल के विघटन से समझते हैं। अधिशोषित H+ और एल्यूमिनियम आयन निश्चित अम्लता, और मृदा विलयन में H+ और एल्यूमिनियम आयन सक्रिय अम्लता। इसका तो कोई विशेष नहीं है ना, ये तो आप नहीं रखोगे तो भी ठीक है, चलेगा। उभय प्रतिरोध क्षमता क्या होती है, इसको देखना। मृदा अम्ल व क्षार दोनों के लिए प्रतिरोधी होती है, अर्थात यह उभयधर्मी होती है। मृदा अम्लीय व क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करती है। यदि मिट्टी में मृत्तिका मतलब कले पर कार्बनिक पदार्थ यानी ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है तो मृदा उभय प्रतिरोधन क्षमता भी अधिक होती है। अब ये याद रखना, मृत्तिका की मात्रा अधिक होने पर मृदा की उभय प्रतिरोधन क्षमता अधिक होती है। यानी मिट्टी अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करती है। मिट्टी में आप अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाओगे तो मिट्टी के गुणों पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। मृदा की धन आयन विनिमय क्षमता अधिक होने पर भी उभय प्रतिरोधन क्षमता अधिक होती है। यदि मिट्टी की धन आयन विनिमय क्षमता अधिक होती है ना, धन आयन विनिमय क्षमता, यदि मृदा की धन आयन विनिमय क्षमता अधिक होती है तो उभय प्रतिरोधन क्षमता भी अधिक होती है। ये धन आयन विनिमय क्षमता एक नया लेसन है, चौथा लेसन है जिसे हम पढ़ेंगे आगे चल के। तो मृदा की धन आयन विनिमय क्षमता अधिक होने पर उभय प्रतिरोधन क्षमता अधिक होती है। बता सकते हो दोस्तों, मृदा की धन आयन विनिमय क्षमता अधिक होने पर उभय प्रतिरोधन क्षमता अधिक होती है। उभय प्रतिरोध का महत्व क्या है? मृदा के पीएच का स्थायीकरण, मृदा के पीएच का स्थायीकरण मृदा का उभय प्रतिरोधन गुण है। मृदा के पीएच का स्थायीकरण होता है ना, मृदा का उभय प्रतिरोधन गुण है। मृदा का उभय प्रतिरोधन गुण होता है। मृदा के पीएच को स्थिर रखता है जिससे पौधे एवं सूक्ष्म जीवों को अम्ल व क्षार के दौरान हानि नहीं पहुंचती। यानी मिट्टी के अंदर जो उभय प्रतिरोधन क्षमता का गुण होता है ना, वो मिट्टी के पीएच को नहीं बदलने देता है। अब मिट्टी का पीएच नहीं बदलेगा, मान लो थोड़ी बहुत अम्लीय वर्षा हो गई, अब अम्लीय वर्षा हो गई तो मिट्टी का पीएच अम्लीय हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मृदा के अंदर उभय प्रतिरोधन क्षमता होती है, यानी अम्ल और क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अल्प मात्रा में, अगर बहुत ज़्यादा मिला दोगे तो पड़ेगा ही, लेकिन अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाते हैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात जो पेड़ पौधे हम उगाते हैं उनके ऊपर अम्ल और क्षार का कोई नुकसान नहीं होगा। मृदा सुधारकों की आवश्यकता, मृदा की उभय प्रतिरोधन क्षमता अधिक होने पर पीएच में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यकता से अधिक अम्ल या क्षार को मिलाना होता है।
अगर मिट्टी मान लो अम्लीय है तो उसमें क्षार मिलाओगे तो आवश्यकता से ज़्यादा, क्योंकि थोड़े बहुत क्षार का तो मृदा के पीएच पर कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है ना, तो हमें आवश्यकता से अधिक अम्लीय क्षार मिलाने होते हैं मृदा की अम्लीयता और क्षारीयता को सुधारने के लिए। तो दोस्तों ये लेसन आपका कंप्लीट है, इसको आप अच्छी तरह से तैयार कीजिए, 2-3 बार सारी वीडियो देखिए और इनके नोट्स तैयार कीजिए। नोट्स आपके सामने है, वीडियो को रोककर आप नोट्स बना सकते हो, अलग से PDF भेजने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अच्छी तरह से तैयार कीजिए। 4 नंबर का ये लेसन है आपके सिलेबस के अंदर। धन्यवाद।